हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध पाठ का नाम है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके पहले हमने इसके पार्ट 1 में इसको विस्तार से चर्चा किया था। आप क्वेश्चन आंसर बताएंगे, ये पार्ट 2 है। तो वीडियो पर है, पार्ट 1 आप जाके देख लेंगे। तो क्वेश्चन आंसर हम शुरू करते हैं साथियों, क्योंकि क्वेश्चन आंसर करना बहुत जरूरी है। तो जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन बयानों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। का क्या है? गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण भारत सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की सहायता हासिल कर सका। खा अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे हैं। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको कौन सही है मैं बताऊंगा। इसके बाद शीत युद्ध का असर भारत पाक संबंधों पर भी पड़ा। 1971 की शांति और मैत्री की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता का परिणाम थी। तो साथियों, इसमें उत्तर हो जाएगा का सही है, पहला वाला का सही है। का कौन सही मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर का पहला ही सही है, ये पहला इसमें का सही है। गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण भारत सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की सहायता हासिल कर सका, ये सही है। जो विकल्प वाला है क्वेश्चन, तो आप विकल्प देखिए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन निम्नलिखित का सही जोड़ा मिलाएं, यानी इसमें निशान लगाना है। मैच द वर्ड कौन सा सही है? देखो, 1950 से 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य खा है पंचशील। इसमें पहला क्या है? तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए। आगे है क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। देखिए यहाँ तक मैंने कर दिया था। अब देखिए गम क्या है? बालूंग सम्मेलन। इसमें 3 क्या है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत। घ दलाई लामा। इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन से हुई। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों इसका। ये क्वेश्चन है, अब इसमें कौन सही है? सही मैं दिखा दे रहा हूँ। सही देखिए, सही ये है। कम कौन सही है? 1950 से 64 के दौरान भारत की नीति विदेश नीति का लक्ष्य। तो इसमें दूसरा सही है, पहले के दूसरा सही है, देख सकते हैं। पहले दूसरा क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास। पंचशील में कौन सही है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, ये भी सही है। इसका ये बन जाएगा। और बालूंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसकी परिणत गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई। दलाई लामा कौन थे? तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए, कौन थे? दलाई लामा थे। इसका स्क्रीनशॉट परीक्षा में कई बार पूछा गया है, आवाज तक पूछा जा रहा है। चलिए आगे क्या है नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें बड़े क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं और इसके लिए अंक दीर्घउत्तरी संबंधी अंक प्रदान किए जाते हैं। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक में भी आते हैं क्वेश्चन। तो क्या है? नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते हैं? अपने उत्तर दो, कारण बताएं तथा उनके पक्ष में उदाहरण भी दें। उत्तर का नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक मानते थे। नेहरू जी ही नहीं, कांग्रेस के सभी नेता इस बात के समर्थक थे। जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से सलाह या बात किए बिना भारत के युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। उस समय तो भारत स्वतंत्र नहीं था। उस समय भी कांग्रेस ने यह मांग की कि भारत के युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा किए जाने से पहले भारतीय नेताओं से बातचीत की जानी आवश्यक थी। इसके विरोध स्वरूप कांग्रेस ने सभी प्रांतों की मंत्री परिषद से त्यागपत्र दे दिए थे। आगे क्या है? विदेश नीति के स्वतंत्र निर्धारण तथा संचालन को नेहरू जी द्वारा स्वतंत्रता का अनिवार्य संकेतक
समझे जाने के कई कारण थे, जिनमें से 2 कारण निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित नंबर 1, जो देश किसी दूसरे देश के दबाव में आकर अपनी विदेश नीति का निर्धारण और संचालन करता है, तो उसकी स्वतंत्रता निरर्थक होती है और वह एक प्रकार से दूसरे देश के अधीन ही हो। चलिए इसकी मिसाल ले लीजिए साथियों। चलिए हाँ, एक दूसरे देश के अधीन ही हो जाता है तथा ऐसी अवस्था में उसे कई बार अपने राष्ट्रीय हितों की भी अनदेखी करनी पड़ती है। वह दूसरे देश की हाँ में हाँ और ना में ना मिलाने वाली एक मशीन बनकर रह जाता है। नेहरू जी ने 1947 में भारत में हुए एशियाई संबंध सम्मेलन में यह बात स्पष्ट रूप से कही थी कि भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता या अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के आधार पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पूर्ण रूप से भाग लेगा, किसी महाशक्ति अथवा किसी दूसरी देश के दबाव में नहीं। नंबर 2, नेहरू जी का विचार था कि किसी स्वतंत्र राष्ट्र में यदि वह अपनी विदेश नीति का संचालन स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सका तो उसमें स्वाभिमान आत्म सम्मान की भावना विकसित नहीं होती, वह विश्व समुदाय में सर ऊंचा उठाकर नहीं चल सकता और राष्ट्र का नैतिक विकास नहीं हो पाता। उसकी स्वतंत्रता नाम मात्र होती है। बार्डूंग सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा, यह बड़ी अपमानजनक तथा असहाय बात है कि कोई एशियाई अफ्रीकी देश महाशक्तियों के गुटों में से किसी गुट का दुमछल्ला बनकर जिए। हमें गुटों के आपसी झगड़ों से अलग रहना चाहिए। और चलिए साथियों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी नेहरू जी ने कि किसी के दबाव में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। चलिए अब आगे क्या है, हमें गुटों के आपसी झगड़ों से अलग रहना चाहिए और स्वतंत्रता पूर्वक अपनी विदेश का निर्माण तथा संचालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विदेश नीति का निर्धारण घरेलू जरूरत और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दोहरे दबाव में होता है। 1960 के दशक में भारत द्वारा अपनाई गई विदेश नीति से एक उदाहरण देते हुए अपने उत्तर की पुष्टि करें। उत्तर क्या हो जाएगा, प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण राष्ट्रीय जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दोहरे दबाव के अंतर्गत करता है। इसमें शक नहीं कि राष्ट्रीय जरूरतों अथवा हितों को प्रत्येक देश प्राथमिकता देता है, उसे सर्वोपरि मानता है। परंतु केवल राष्ट्रीय जरूरत ही विदेश नीति के निर्धारण का एकमात्र आधार नहीं होता। प्रत्येक देश भी व्यक्ति की तरह अकेला नहीं रह सकता, उसे अन्य देशों के साथ संबंध बनाकर चलना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां प्रत्येक देश की विदेश नीति को प्रभावित करती हैं, उनकी किसी देश द्वारा अनदेखी नहीं की जा सकती। जब भारत स्वतंत्र हुआ और इसने अपनी विदेश नीति का निर्धारण किया। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब इसके बाद क्या है, तो भारत के सामने सबसे बड़ी राष्ट्रीय जरूरत सामाजिक आर्थिक विकास की थी और विश्व की परिस्थितियां ऐसी थी कि उसने सारे संसार को 2 विरोधी गुटों में बांट दिया। यदि भारत किसी एक गुट में सम्मिलित होता तो दूसरे गुट के सभी देश इसके शत्रु होते और 2 महाशक्तियों की टक्कर में इसे भी चोर पहुंचने की संभावना रहती। अतः भारत ने दोनों गुटों से मित्रता की नीति अपनाई ताकि बाह्य आक्रमण का खतरा न बने और वह अपने सामाजिक आर्थिक विकास की ओर ध्यान दे सके। भारत पर 1962 में चीन का आक्रमण हुआ और इस समय सोवियत संघ ने तटस्थता दिखाई। पहले भारत सोवियत संघ पर अधिक निर्भर था क्योंकि कश्मीर के हमले में सोवियत संघ ने ही उसकी सहायता की थी। 1962 में हुए चीन के आक्रमण के समय भारत को अपनी नीति
बदलनी पड़ी और ब्रिटेन तथा अमेरिका से सहायता की अपील करनी पड़ी। यह सहायता मिल भी जाती क्योंकि इससे अमेरिकी खेमे के मजबूत होने की संभावना बढ़ती, परंतु चीन ने कुछ दिनों के बाद एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। भारत को अपनी सुरक्षा नीति उत्तर पूर्व के क्षेत्रों के प्रति अपनी नीति, सैनिक ढांचे के आधुनिकीकरण आदि के बारे में फिर से विचार करना पड़ा और अपने रक्षा व्यय में वृद्धि करनी पड़ी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अगर आपको भारत की विदेश नीति के बारे में फैसला लेने को कहा जाए तो आप इसकी किन 2 बातों को बदलना चाहेंगे? ठीक इसी तरह यह भी बताएं कि भारत की विदेश नीति के किन 2 पहलुओं को आप बरकरार रखना चाहेंगे? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? मैं निम्नलिखित 2 बातों को बदलना चाहूँगा। निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता को त्याग कर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और पश्चिमी यूरोप देशों के साथ आर्थिक मित्रता बढ़ाना चाहूँगा। इसका कारण यह है कि आज दुनिया में पश्चिमी देशों की मनमानी चलती है और वे ही शांति संपन्न हैं, परंतु साथ ही उनके साथ खास रिश्ता बनाए रखूँगा। पड़ोसी देशों के साथ वर्तमान की ढुलमुल विदेश नीति को बदलकर एक आक्रामक नीति अपनाऊँगा। पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करूँगा, परंतु आक्रामक नीति के तहत। जिन 2 पहलुओं को बरकरार रखूँगा वे निम्नलिखित हैं। आगे क्या है? सीटीबीटी के बारे में वर्तमान दृष्टिकोण को और परमाणु नीति की वर्तमान नीति को बनाए रखूँगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों उसका। अब आगे क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को बरकरार रखना चाहूँगा और विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पूर्व सहयोग बरकरार रखना चाहूँगा। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या टिप्पणी है? नंबर 1 यानी ख, भारत की परमाणु नीति। ख, विदेश नीति के मामलों पर सर्वसहमति। ये है साथियों। उत्तर क्या हो जाएगा? भारत की परमाणु नीति। भारत विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिए जाने के प्रयासों का समर्थक है और इसने सदा इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र का समर्थन किया है तथा संयुक्त राष्ट्र ने जब किसी क्षेत्र में शांति सुरक्षा सेना भेजे जाने की अपील की उसमें योगदान किया। इसके साथ ही भारत निशस्त्रीकरण का समर्थक है और आरंभ से ही निशस्त्रीकरण को लागू किए जाने का समर्थक है, परंतु यह भी सत्य है कि भारत ने अपनी परमाणु शक्ति के विकास के प्रयास किए हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था और फिर 1998 में भारत ने सफलतापूर्वक 5 परमाणु परीक्षण किए। इन परीक्षणों के कारण भारत को महाशक्तियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ा, परंतु भारत ने जो कदम उठाया था उसके पीछे नहीं हटा संयुक्त राष्ट्र संघ ने। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्योंकि ये चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। 1969 में परमाणु अप्रसार संधि लागू की थी और गैर परमाणु शक्ति देशों पर यह प्रतिबंध लगाया गया था कि वे अणु शक्ति का विकास नहीं कर सकते, परमाणु परीक्षण तथा परमाणु विस्फोटक नहीं कर सकते। भारत ने इसका विरोध किया था। फिर इस संधि को 1994 में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का नाम दिया गया। भारत ने इसका भी विरोध किया और इसे भी भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि 5 राष्ट्रों को परमाणु शक्ति के परीक्षणों तथा विकास पर एकाधिकार देना और शेष सभी देशों पर प्रतिबंध लगाना न्यायपूर्ण नहीं है। समानता के सिद्धांत जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई उल्लंघन है। भारत का कहना है कि युद्ध के हथियारों के लिए परमाणु परीक्षण करना तथा परमाणु शक्ति का
विकास करना उचित नहीं है और इससे विश्व शांति और सुरक्षा को खतरा है। इस पर प्रतिबंध लगाना उचित है। परमाणु विकास और शांति के लिए अणुशक्ति के विकास की छूट प्रत्येक राष्ट्र को होनी वांछित और आवश्यक है। खा क्या है? टिप्पणी में खा विदेश नीति के मामलों पर सर्वसहमति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच विदेश नीति को लेकर मतभेद जरूर हैं, परंतु इन दलों के बीच राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के मसलों पर व्यापक सहमति है। इस कारण हम देखते हैं कि 1962 से 1972 के बीच जब भारत ने 3 युद्धों का सामना किया और इसके बाद के समय चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। समय पर कई पार्टियों ने सरकार बनाई। विदेश नीति की भूमिका पार्टी राजनीति से बड़ी सीमित रही। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत की विदेश नीति का निर्माण शांति और सहयोग के सिद्धांतों को आधार मानकर हुआ, लेकिन 1962-72 की अवधि यानी महज 10 सालों में भारत को 3 युद्धों का सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि यह भारत की विदेश नीति की असफलता अथवा आप इसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम मानेंगे? अपने मंतव्य के पक्ष में तर्क दीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पक्ष में तर्क क्या है? नंबर 1, भारत की विदेश नीति शांति और सहयोग के आधार पर टिकी हुई है, लेकिन यह भी सत्य है कि 1962 में चीन ने चीनी हिंदुस्तानी भाई भाई का नारा दिया और पंचशील पर हस्ताक्षर किए, लेकिन भारत पर 1962 में आक्रमण करके पहला युद्ध थोप दिया। निसंदेह यह भारत की विदेश नीति की असफलता थी। इसका कारण यह था कि हमारे देश के कुछ नेता अपनी छवि के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के दूत कहलवाना चाहते थे। यदि उन्होंने कूटनीति से काम लेकर दूरदर्शिता दिखाई। चलिए इसी मिसाल लीजिए साथियों। दूरदर्शिता दिखाई होती और कम से कम चीन के विरुद्ध किसी ऐसी बड़ी शक्ति से गुप्त समझौता किया होता जिसके पास परमाणु हथियार होते, या संकट की घड़ी में वह चीन द्वारा दिखाई जा रही दादागिरी का उचित जवाब देने में हमारी सहायता करता, तो चीन की इतनी जरूरत नहीं होती। नंबर 2, 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में भारतीय सरकार की विदेश नीति असफल नहीं हुई और उस महान नेता की आंतरिक नीति के साथ साथ भारत की विदेश नीति की धाक भी जमी। नंबर 3, 1971 में बांग्लादेश के मामले पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक सफल कूटनीतिज्ञ के रूप में बांग्लादेश का समर्थन किया और एक शत्रु देश की कमर अस्थायी रूप से तोड़कर यह सिद्ध किया कि युद्ध में सब जायज है, हम भाई हैं। पाकिस्तान के ऐसे आदर्शवादी नारों का व्यवहारिकता में कोई स्थान नहीं है। नंबर 4, राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। विदेशी संबंध राष्ट्र हितों पर टिके होते हैं। हर समय आदर्शों का ढिंढोरा पीटने से काम नहीं चलता। हम परमाणु शक्ति संपन्न हैं, सुरक्षा परिषद में अस्थायी स्थान प्राप्त करेंगे और राष्ट्र की एकता, अखंडता, भूभाग, आत्मसम्मान, यहाँ के लोगों के जान माल की प्रतिरक्षा करेंगे। केवल मात्र हमारा यही मंतव्य और हम सदा ही इसके पक्ष में निर्णय लेंगे। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे क्या है, कार्य करेंगे। आज की परिस्थिति में ऐसी है कि हमें बराबरी से हर मंच हर स्थान पर बात करनी चाहिए, लेकिन यथासंभव अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा सहयोग, प्रेम, भाईचारे को बनाए रखने का प्रयास भी करना चाहिए। नंबर 8 क्वेश्चन क्या है, क्या भारत की विदेश नीति से यह झलकता है कि भारत क्षेत्रीय स्तर की महाशक्ति बनना चाहता है? 1971 के बांग्लादेश युद्ध के संदर्भ में इस प्रश्न पर विचार करें। उत्तर क्या हो जाएगा? भारत की विदेश नीति से यह बिल्कुल नहीं झलकता
कि भारत क्षेत्रीय स्तर की महाशक्ति बनना चाहता है। 1971 का बांग्लादेश युद्ध इस बात को बिल्कुल साबित नहीं करता। बांग्लादेश के निर्माण के लिए स्वयं पाकिस्तान की पूर्वी पाकिस्तान के प्रति उपेक्षापूर्ण नीतियां थी। भारत एक शांतिप्रिय देश है। वह शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीतियों में विश्वास आया है, कर रहा है और भविष्य में भी करेगा। भारत ने क्षेत्रीय महाशक्ति बनने की आकांक्षा कभी नहीं पाली। हालांकि इसके पड़ोसी उस पर इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। भारत ने बांग्लादेश युद्ध के समय भी पाकिस्तान को धूल चटाया, पर इसके सैनिकों को ससम्मान रिहा कर दिया। पाकिस्तान की भारत ने क्षेत्रीय महाशक्ति बनने की आकांक्षा कभी नहीं पाली। हालांकि इसके पड़ोसी उस पर इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। भारत ने बांग्लादेश युद्ध के समय भी पाकिस्तान भूल जताया, पर उनके सैनिकों को ससम्मान रिहा कर दिया। पाकिस्तान की भेदभावपूर्ण नीतियां और उपेक्षित व्यवहार के कारण ही पूर्वी पाकिस्तान की जनता विद्रोह कर बैठी और इसने युद्ध का रूप ले लिया। भारत ने इसे अपना नैतिक समर्थन दिया। तो साथियों, इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद चलिए अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। किसी राष्ट्र का राजनैतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है। भारत की विदेश नीति के उदाहरण देते हुए इस प्रश्न पर विचार कीजिए। उत्तर, हर देश राजनीतिक नेतृत्व उस राष्ट्र की विदेश नीति पर प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए नेहरू जी के सरकार के काल में गुटनिरपेक्षता की बड़ी जोर शोर से चली, लेकिन शास्त्री जी ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देकर यह साबित कर दिया कि भारत की सेनाएं हर दुश्मन को जवाब देने की ताकत रखती हैं। उन्होंने स्वाभिमान से जीना सिखाया और ताशकंद समझौता किया और गुटनिरपेक्षता की नीति को नेहरू जी ने समान जारी रखा। कहने को इंदिरा गांधी नेहरू जी की पुत्री थी, लेकिन भावनात्मक रूप से वह सोवियत संघ से अधिक प्रभावित थी। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, भूतपूर्व देशी नरेशों के पृथ्वी पर समाप्त किए, गरीबी हटाओ का नारा दिया और सोवियत संघ ने दीर्घ अनाक्रामक संधि की। राजीव गांधी काल में चीन और पाकिस्तान सहित अनेक देशों से संबंध सुधारे गए। तो श्रीलंका अनेक देशों से संबंध सुधारे गए तो श्रीलंका के उन देशद्रोहियों को दबाने में वहां की सरकार को सहायता देकर यह बता दिया कि भारत छोटे बड़े देशों की अखंडता का सम्मान करता है। कहने को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार कुछ ऐसे तत्वों से प्रभावित थी जो सांप्रदायिक आक्षेप से बदनाम किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने चीन, रूस, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों से विभिन्न क्षेत्रों में समझौते करके बस रेल, वायुयान, उदारीकरण, उन्मुक्त व्यापार, वैश्वीकरण और आतंकवादी विरोधी नीति को अंतर्राष्ट्रीय मंचों और पड़ोसी देशों में उठाकर यह साबित कर दिया कि भारत की विदेश नीति केवल देश हित में होगी, उस पर धार्मिक या किसी राजनैतिक विचारधारा का वर्चस्व नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति नेहरू जी की विदेश नीति से जुदा न होकर लोगों को अधिक प्यारी लगी, क्योंकि देश में परमाणु शक्ति का विस्तार हुआ तथा अमेरिका के साथ संबंधों में बहुत सुधार हुआ। जय जवान के साथ आपने नारा दिया, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। साथियों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बड़े हैं। तो देखिए, निम्नलिखित अवतरण को पढ़े और
इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या है गुट निरपेक्षता व्यापक अर्थ, यानी गुट निरपेक्षता का व्यापक अर्थ है अपने को किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं करना। इसका अर्थ होता है चीजों को यथासंभव सैन्य दृष्टिकोण से न देखना और इसकी कभी जरूरत आन पड़े तब भी किसी सैन्य गुट के नजरिए को अपनाने की जगह स्वतंत्र रूप से स्थिति पर विचार करना तथा सभी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते कायम रखना। जवाहरलाल नेहरू नेहरू सैन्य गुटों से दूरी क्यों बनाना चाहते थे? क्या आप मानते हैं कि भारत सोवियत मैत्री की संधि से गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिएगा क्या है? अगर सैन्य गुट न होते तो क्या गुट निरपेक्षता की नीति बेईमानी होती? उत्तर क्या हो जाएगा? नेहरू सैन्य गुटों से निम्नलिखित कारणों से दूरी बनाना चाहते थे। आगे क्या है साथियों? नंबर 1, वह देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना चाहते थे। यह यकीन अमेरिका सहित सभी लोकतांत्रिक देशों को दिल चाहते थे। नंबर 2, वह गुट निरपेक्षता की बात करके अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के खेमों में सम्मिलित राष्ट्रों से भारत के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता पाकर तीव्र गति से आर्थिक विकास करना चाहते थे। वह एक और भाखड़ा नंगल जैसे विशाल बांध बहुउद्देशीय परियोजनाएं, हीराकुंड जैसी परियोजनाएं बनाना चाहते थे, तो दूसरी ओर भिलाई, राउरकेला आदि विशाल लौह इस्पात के कारखाने लगाकर देश के औद्योगिक आधार को सुदृढ़ देना चाहते थे। नंबर 3, उन्होंने नियोजन, सहकारी कृषि, भूमि सुधार, चकबंदी, जमींदारी उन्मूलन आदि वामपंथी कार्यक्रम लागू करके सोवियत संघ और साम्यवादी देशों में भारत की छवि को निखारा और ऐसा ही चाहते थे। अब खा नंबर देखिए, हमारे विचारानुसार भारत सोवियत मैत्री संधि से गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ क्योंकि खुले तौर पर भारत सैद्धांतिक रूप से सोवियत संघ की तरफ झुक गया, जिसका उल्लेख चीन, पाकिस्तान और भारत के विरोधी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करते हैं। कांग्रेस सरकार के विरोधी नेता और अमेरिका समर्थक राजनीतिक दल भी ऐसा करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब आगे क्या है करना चाहते थे? वह एक और भाखड़ा नंगल जैसे, अच्छा यहाँ तक हो गया था। हाँ, समर्थन करना चाहते थे। चलो यहाँ तक का नंबर देखिए, यहाँ तक हो गया था। हमारे विचारानुसार सैन्य गुट निरपेक्षता की नीति के जनक थे। जब गुट ही नहीं होते तो निर्गुणता का प्रश्न ही नहीं उठता। निष्पक्ष मूल्यांकन हमारे हृदय और आत्मा को कहने के लिए विवश करता है कि गुट निरपेक्षता तभी पैदा हुई जब विश्व में सैन्य गुट रहे। 1990 के बाद ही गुट निरपेक्षता के अस्तित्व में औचित्य को लेकर प्रश्न खड़े हुए हैं, उससे पहले नहीं। तो साथियों यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के साथ ये क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला हमारी पूरी हुई। आप सभी लोग इसका अध्ययन पूरा वीडियो देख के कर लेंगे। उम्मीद है कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं पूछेगा। अब एक बार अगर देख लिए तो आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग बढ़ जाएगा और आप परीक्षा में बैठेंगे तो अच्छे नंबर पास हो जाएंगे। तो ऐसी आशा उम्मीद विश्वास साथ प्लीज साथियों, जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। और ये वीडियो हुआ पूरा और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।